फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हमने 2 टॉपिक तो कर लिए। तीसरा टॉपिक करते हैं हम बिजनेस इनकम। पेज नंबर 25 से स्टार्ट हो रहा है बिजनेस इनकम। है जी, बिजनेस इनकम क्या होती है? बिजनेस की इनकम। हाँ बोलो बोलो, क्या होती है इनकम? बिजनेस से जितना हम कमाते हैं, कोई भी बिजनेस जब हम लोग कर रहे हैं उसमें कोई भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर सर्विसेज बना रहे हैं, सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, जब उसको सेल करने पे हम जो भी इनकम कमाते हैं उसको हम बिजनेस इनकम बोलते हैं। बिजनेस हमने वैसे देख ही लिए काफी प्रकार के होते हैं। जो भी आप बिजनेस कर रहे होंगे, क्योंकि बिजनेस करने का मतलब ये तो नहीं होता आप सिर्फ बिजनेस खोल के बैठ के कुछ करेंगे नहीं, उसमें कुछ ना कुछ प्रोडक्शन फंक्शन या फिर ट्रेडिंग बेस पे जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी आप बिजनेस में लगा के बैठे हुए हैं, उससे जो भी पैसा आपका जनरेट हो रहा है, इनकम जनरेट हो रहा है, उसको हम बिजनेस इनकम बोल सकते हैं। बिजनेस इनकम का मेजरमेंट कैसे करें, कैसे देखते हैं कि बिजनेस इनकम कैसे हो? जहां जहां से भी बिजनेस को रेवेन्यू हो रही हो, रेवेन्यू समझते हो ना, कहाँ से जो भी इनकम कमा रहे हैं उसमें से अपने जो भी एक्सपेंसिव होंगे वो माइनस करने के बाद जो पैसा बचता है वो बिजनेस का। बिजनेस इनकम 2 प्रकार से देख सकते हैं, ग्रोस इनकम, नेट इनकम। ग्रोस इनकम होगी कि जब हमारे खर्चे हैं वो खर्चे माइनस करने से पहले की जो इनकम होती है उसको हम ग्रोस इनकम बोलते हैं। जब हम अपने सारे एक्सपेंसिव माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास नेट बिजनेस इनकम अवेलेबल हो जाता है। फिर हमारे पास ये पूछते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है, बिजनेस इनकम को आप मेजरमेंट करते हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कोई पॉइंट अगर आप बता पाओ। फ्यूचर के लिए प्रोजेक्शन करनी है, इसलिए हम बिजनेस इनकम देखते हैं कि हम हर साल कितना पैसा कमा रहे हैं, तभी फ्यूचर के लिए न्यू प्रोजेक्ट लगाने तो वो लगा पाएंगे। इसके लिए पहला काम बोल सकते हैं कि फ्यूचर प्रोजेक्शन। दूसरा, नो दी प्रॉफिट, कंपनी एक्चुअल में कितना प्रॉफिट कमा रही है, प्रॉफिट लेवल कितना है, ताकि एम्प्लॉइज को बेनिफिट दिया जा सके। इसलिए भी बिजनेस इनकम हम फाइंड करते हैं, कंपनी को जितना पैसा बचा होगा उसी के अकॉर्डिंग ही एम्प्लॉइज को बेनिफिट देंगे। हो सकता है कि हर साल पार्टी करें, एक बार लॉस हो गया तो पार्टी ना करें, ऐसा भी कंडीशन आ सकती है। उसके बाद इवेल्युएट दी एक्टिविटीज, किस एक्टिविटीज में हमें कितना बेनिफिट हो रहा है। कंपनी में बिजनेस इनकम जब भी निकाली जाएगी सब एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग निकाली जाती है। बहुत सारे काम होते हैं कंपनी में, किस काम से ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, किससे ज्यादा लॉस हो रहा है, वो चीज देखने के लिए भी कंपनी में बिजनेस इनकम देखा जाएगा। उसके बाद इवेल्युएट दी हायर रिटर्न स्केयर, हम ये भी देखते हैं जो हमारे स्केयर रिसोर्सेज हैं कंपनी के स्केयर रिसोर्सेज, एक तो पहले तो पैसा, उसके बाद लेबर, तो वो देखते हैं कि किस रिसोर्सेज से हमें ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, ज्यादा पैसा लगाने से बेनिफिट हो रहा है, ज्यादा लेबर लगाने से बेनिफिट हो रहा है, या फिर जो हमारे पास जमीन है जो जहाँ पर हम बिजनेस कर रहे हैं उससे बेनिफिट ज्यादा हो रहा है। स्केयर रिसोर्सेज हमारे पास खत्म ना हो, उस चीज को चेक करने के लिए भी बिजनेस इनकम देखी जाती है। क्योंकि अगर पैसा जनरेट हो रहा होगा पैसे से पैसे तो बिजनेस चलता रहेगा। अगर हमारी कंपनी लॉस में आना स्टार्ट हो जाएगी तो बिजनेस बंद करने की कंडीशन भी आ जाती है। फिर उसके बाद हमारे पास आती है अकाउंटिंग इनकम। अकाउंटिंग इनकम क्या होती है? जब हम पूरा कंपनी का बिजनेस जो है अकाउंट्स डिपार्टमेंट में लेके जाते हैं और अकाउंट्स करने का हमें जो बेनिफिट होता है उसको हम अकाउंटिंग इनकम बोल सकते हैं। अकाउंट्स वाला पर्सन, मान लीजिए आपने एक बंदा कंपनी में हायर किया हुआ, वो पूरा कंपनी का रिकॉर्ड बनाता है, लेकिन वो रिकॉर्ड बनाने के बाद आपको पूरी इन्फॉर्मेशन भी देता है। उसका बेनिफिट क्या होता है? जो हमारा खर्चा अकाउंट्स डिपार्टमेंट लगा, मान लो 10,000 रुपये पर मंथ सैलरी है, पूरे साल का 1,20,000, कंपनी पूरे साल में कमा रही है 2 लाख, तो 1,20,000 निकल भी गया, 80,000 रुपये तो कोई बेनिफिट जो उसमें जो है उसको हम अकाउंटिंग इनकम भी बोल सकते हैं। वैसे तो अकाउंटिंग इनकम बिजनेस इनकम एक ही चीज़ हम ले सकते हैं, भी रेवेन्यू में से खर्चा माइनस करेंगे तो हमारे पास इनकम आ जाती है। दोबारा आगे आपको बताते हैं नेट इनकम। नेट इनकम मैंने आपको पहले ही बता दी, अपने खर्चे माइनस करने के बाद जो आपके पास इनकम बचती है वो हमारी नेट इनकम। मोस्टली कंपनी में आता है अकाउंटिंग पीरियड इशू, अकाउंटिंग का टाइम पीरियड का इशू मोस्टली कंपनी में होता है। बहुत सारे लोग ऐसे इस चीज़ में उलझ जाते हैं कि कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग चलेंगे, जनवरी टू दिसंबर, ऐसा कभी नहीं होता। अकाउंटिंग जो टाइम पीरियड है वो हमारा वही अप्रैल टू मार्च ही चलता है। उसके बाद आता है कि कंटिन्यूटी डॉक्ट्राइन। जब भी बिजनेस इनकम की बात की जाएगी कंपनी कंटिन्यू डॉक्ट्राइन करती है। डॉक्ट्राइन का मतलब उसका चेकअप करती है, मीन्स जो हमारी कंपनी में काम हो रहा है, जो भी हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, लगातार उसमें कुछ ना कुछ रिपोर्ट्स बनती रहेंगी, उसका कुछ पूरा का पूरा कंट्रोल कंपनी चेक करती है। डॉक्ट्राइन करने का मतलब ये होता है कि कंपनी चेक करती है कि कौन कौन से खर्चे बढ़ रहे हैं, कौन कौन सा बर्डन हमारे ऊपर बढ़ रहा है। अपने खर्चों को कम करने के लिए, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए जो कुछ भी कंपनी में काम हो रहा है उसको चेकअप करना, उसको बोलते हैं कंटिन्यू डॉक्ट्राइन। ये डॉक्ट्राइन में क्या क्या काम किए जाते हैं? सबसे पहले तो सिचुएशन देखी जाती है। आपको क्वेश्चन पेपर आ जाए पेपर में डॉक्ट्राइन क्या होता है, कंटिन्यू डॉक्ट्राइन, तो आप लिख सकते हैं कि कंपनी के काम को जब लगातार चेक किया जाता है
पूरे काम के ऊपर कंट्रोल रखा जाता है तो उसको कंटिन्यूटी डॉक्ट्राइन बोलते हैं। कंपनी मोस्टली टाइम के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम इन्वेंट्री जैसे करते रहते हैं, उसको भी डॉक्ट्राइन ही बोलते हैं। पूरे साल के बाद जैसे ऑडिट करवाती है कंपनी, ये भी डॉक्ट्राइन यही होता है कंपनी में। जब भी ये कंटिन्यू डॉक्ट्राइन करवाया जाएगा कंपनी, उसके पीछे रीजन क्या, सबसे पहले देखना था सिचुएशन क्या। अगर कंपनी को लगता है कि वो सिचुएशन ऐसी है कि कंपनी में प्रॉब्लम बार बार आ रही है तो डॉक्ट्राइन किया जाएगा। उसके बाद देखते कंपनी एक्शन लेती है, जो भी प्रॉब्लम जनरेट हो रही होती है उस चीज़ के ऊपर एक्शन लिया जाता है। एक्शन लेने का मतलब है उस चीज़ को सॉल्व कैसे किया जा सकता है, उसके लिए एक्शन लेते हैं, कोई ना कोई पॉलिसी या रेगुलेशन रूल सेटअप करते हैं ताकि उस चीज़ को दूर किया जाए। फिर उसके बाद रिजल्ट, जब कंपनी पॉलिसी रूल्स एंड रेगुलेशन बना लेती है तो उसको इम्प्लीमेंट कर देती है एक्शन लेने के बाद, तब उसका रिजल्ट देखते हैं। जो प्रॉब्लम हमारे पास पहले से आ रही थी कि अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, जब प्रॉब्लम खत्म होगी उस चीज़ को बोलते हैं कि रिजल्ट को नोटिस किया जाता है। अगर रिजल्ट पॉजिटिव में आता है तो कंपनी आगे बढ़ती है, अगर नेगेटिव में आता है तो दोबारा से उस चीज़ को रिव्यू करते हैं, अपनी फाइनल थॉट उस पर अप्लाई करते हैं। फाइनल थॉट का मतलब एक्सपर्ट पर्सन को बुला के उस चीज़ के लिए ओपिनियन लेते हैं, दोबारा से रूल्स एंड रेगुलेशन बना के उसको अप्लाई करते हैं ताकि वो प्रॉब्लम को खत्म किया जाए। इस तरह के प्रोसेस को हम बोलते हैं कंटिन्यू डॉक्ट्राइन। ठीक है, फिर हमारे पास आते हैं कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम को कैसे कंप्यूटेट करते हैं जी, कैसे वो बताता हूँ, अलग से टॉपिक है, इसका नहीं है, मैं तभी छोड़ा इसमें से बताऊंगा। कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम, बिजनेस इनकम को कंप्यूटेशन कैसे करते हैं, बैलेंस शीट अप्रोच के अकॉर्डिंग चलते हैं। सभी कंपनीज अपनी कंपनी वही जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वही सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में हमें क्या पता लग जाएगा हमारी कंपनी की ग्रॉस इनकम कितनी है, ट्रेडिंग अकाउंट में उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में कंपनी का नेट बिजनेस इनकम क्या आ रहा है वो फाइंड करके लास्ट में बैलेंस शीट बनाते हैं कि कंपनी के पास अपनी एसेट कितनी है, कंपनी की लायबिलिटीज कितनी निकल के हैं। जो आपके पास आ रहा है मैचिंग इशू, मैचिंग इशू बहुत बार कंपनी में चलता है। हमारी सेल्स को मैच करने का हम बोल रहे हैं कि सेल्स नहीं हो रही है, कई बार डिपार्टमेंट जो एक्चुअल सेल्स डिपार्टमेंट है उसका नहीं आ रहा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट कई बार रिपोर्ट कुछ और है। ये मोस्टली कंपनीज में चलता रहता है मैचिंग इशू, जो रिपोर्ट्स कभी मैच नहीं हो पाती। जब खर्चे हमें लगता है पिछले साल 10,000 के हुए, अगले साल 12,000 के हो गए, तो मैचिंग इशू देखते हैं कि किस खर्चे में बेनिफिट नुकसान हमें ज़्यादा होगा, कौन कौन से ऐसे हमारे खर्चे थे जो बढ़ गए, उन चीज़ों को भी चेक करना। ये मैचिंग इशू कंपनी में मोस्टली चलता रहता है। डाटे को मैच करना जरूरी होता है। अगर मान लीजिए अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बोला हुआ कि हमारे पास स्टॉक जो है 15 लाख का पड़ा है, एक्चुअल में जो स्टोर डिपार्टमेंट है वो बोल रहे हैं कि नहीं हमारे पास तो 18 लाख का पड़ा है, तो मैचिंग इशू क्रिएट होते रहते हैं। तो कंपनी में मैच करना जरूरी होता है डाटा। जैसे हम बोलते हैं कि अपना बैंक स्टेटमेंट है वो भी मैच करना जरूरी होता है। आप बैलेंस शीट बनाना चाहते हो, सबसे पहला काम ये होता है कि बैंक शीट में मैच करना। आपका जो बैंक बैलेंस शो कर रहा है आप उसी के हिसाब से अपना काम नहीं करवा सकते, आपको बैंक की स्टेटमेंट लेके आनी पड़ेगी, उसके साथ अपना बैलेंस मैच करना जरूरी है। फिर उसके बाद हमारे पास आ रहा है कि बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ इनकम। जो इनकम है वो किस बेस पे आप मेजर कर सकते हैं, इनकम बेस के अकॉर्डिंग। सबसे पहला बेस है कैश मेथड, कैश के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कितना कैश आया कितना गया, उस बेस पे देख सकते हैं इनकम। दूसरा मेथड हमारे पास है एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस हम उस चीज में देख सकते हैं कि कौन कौन सी इनकम में जनरेट हुई, चाहे उसके पैसे आपको नहीं भी मिले। जब आपको इनकम के बारे में पता लग गया भी ये इनकम हमारी रिपेयर इनकम है, ये रेंट इनकम है, आपने नोट कर लिए पैसे, चाहे बाद में भी ऐसे चलता है बिजनेस में, हम लोग करते हैं, आपने बैलेंस शीट वगैरह बनाई होगी तो उसमें आपने शायद एंट्रीज में देखा होगा, एडजस्टमेंट एंट्री पुट करते हैं कि अभी किसी से पैसे लेने हैं, लेकिन वो बंदे को डेप्टर दिखा के अपना इनकम भी शो कर लें। तो आप इस तरह का बेस लेके भी अपनी इनकम बिजनेस में दिखा सकते हैं। 2 प्रकार के बेस से इनकम अपना सेटअप हो जाएगा। उसके बाद आपके पास होता है एडजस्टमेंट प्रोसेस। एडजस्टमेंट प्रोसेस मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया। जब भी इनकम हमने सेटअप करनी होती है कई बार उसमें एडजस्टमेंट प्रोसेस भी आती है, एडजस्टमेंट की एंट्रियाँ कुछ डालनी पड़ती हैं। हमें पता होता है कि हमने कोई काम कर दिया इस साल में, मान लीजिए 31 मार्च से पहले आपने कोई काम कर दिया है, उसके पैसे अभी आपको नहीं मिले, आप बोलेंगे जब पैसे मिलेंगे तब एंट्री डालेंगे। अगर आपका अकाउंट का सिस्टम ऐसा है कि आपको पिछले साल में इनकम शो करनी है तो आप शो कर सकते हैं। एडजस्टमेंट की एंट्री डेबिट में डेबिटर डाल देंगे, क्रेडिट में अपनी इनकम, जिससे पैसे लेने वो डेबिट साइड में शो हो जाएगा, बैलेंस शीट में चला जाएगा, इनकम हमारी प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगी। फिर आता है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। रेवेन्यू को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, हमारी जो इनकम है उसको कैसे पता लगेगा कि हमें इनकम हुई है। इन्होंने कुछ स्टेप बनाए हैं, 4-5 स्टेप बनाए हैं। सबसे पहले कहता है कि आप अपना कस्टमर को फाइंड कीजिए। पहला स्टेप तो यही है, आपका कस्टमर कौन है। कस्टमर जब फाइंड हो जाएगा उसके बाद ये देखिए कि आप उसके साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सेकंड स्टेप ये है, क्योंकि कस्टमर के साथ कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट तो होगा जिसको कोई ना कोई सामान आपने सेल करना है। थर्ड आपके पास है कि ट्रांजैक्शन प्राइस सेटअप कीजिए, किस प्राइस के ऊपर आप कॉन्ट्रैक्ट करें।
जब आपने प्राइस सेटअप कर ली तो फोर्थ आता है कि आप उसको परफॉर्मेंस जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कीजिए, मीन्स उसकी परफॉर्मेंस कंप्लीट कर लीजिए। फिफ्थ होगा कि आपके पास पता लग जाएगा कितने पैसे आपको मिल रहे हैं। तो आपकी इस तरह से रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया जाता है 5 स्टेप में। आगे एक और बताया हमने एक्सपेंसिव रिकॉग्नाइजेशन, खर्चे जो आपके पास होते हैं उसको कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। खर्चे ऑलवेज देखे जाएंगे कंपनी टू सप्लायर, कंपनी जितनी पेमेंट सप्लायर्स को देती है वो सारे खर्चे ही होते हैं। मान लीजिए रेंट के लिए दिए हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए दिए हैं, एडवर्टाइजमेंट के लिए दिए हैं, जो भी कंपनी पैसे बाहर भेजती रहेगी, जो सर्विसेज यूज करती रहेगी, ऐसा नहीं बोल सकती कंपनी ऐसे किसी को पैसे बांट रही है, जो भी सर्विसेज यूज करेगी कंपनी जिसकी पेमेंट करती चली जाएगी उसको हम बोलेंगे एक्सपेंसिव ऑफ दी कंपनी या फिर एक्सपेंसिव रिकॉग्नाइजेशन का प्रोसेस ही यही है। ये था आपका टॉपिक जो हुआ खत्म बिजनेस इनकम में। कोई किसी को क्वेश्चन? एक्यूरल बेसिस होते हैं जब आपको बेस क्लियर होगा भी किस प्रकार की इनकम हो रही है या किस प्रकार का कोई खर्चा हो रहा है जिसकी पेमेंट आपने नहीं भी की होती लेकिन आप अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिसको हम बोलेंगे आप क्रेडिट वाली एंट्री है जिसको हम बोलते हैं, तो वो एंट्री भी जब रिकॉर्ड करते हैं उसको एक्यूरल बेसिस ही बोलते हैं। लेकिन रिकॉग्नाइजेशन होना जरूरी है। जब तक आपको पता नहीं लगेगा भी किस चीज़ का एक्सपेंसिव है या किस चीज़ की इनकम है तब तक आप एंट्री नहीं पोस्ट कर सकते। आप बोलो कि मैंने उससे पैसे लेने हैं, किस चीज़ के पैसे लेने ये क्लियर होना चाहिए, तो वो आप उसमें बिजनेस में ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं कि हमने पहले जिस बेस पे हमारा अकाउंट्स जो है चलता है, जिस बेस पे हम अकाउंट्स के रूल्स होते हैं वो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही है, जिसको हम बोलते हैं जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही है जिसमें अकाउंटिंग के प्रिंसिपल भी आते हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशंस भी आते हैं, जिस बेस में अकाउंट्स में एंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं और जिस बेस पे हम एंट्रियाँ पोस्ट करते हैं, ये हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आपके इंडिया में देखो इन्होंने टाइम पीरियड दिखाए हैं, अलग अलग टाइम पीरियड में आगे बढ़ते चले गए। 1979 में पहली बार बने, 1980 में जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई तब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने, 1990 में फिर अनसर्टेनिटी पोस्ट लिबरलाइजेशन, जब किसी ने सोचा नहीं था कि लिबरलाइजेशन आ जाएगी इंडियन इकोनॉमी में कि सब लोग आज़ादी से काम कर सकते हैं, तब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने। उसके बाद फिर हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ दी मैंडेटरी बाय दी कंपनी एक्ट, जब कंपनी एक्ट 1956 उसमें मैंडेटरी कर दिया गया कि अकाउंटिंग आपको सभी कंपनीज को करना जरूरी है। 1990 में स्टार्ट 99 में स्टार्ट किया इन्होंने। फिर 2003 में इन्होंने देखा ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जब इंडियन इकोनॉमी खुद अपनी जीडीपी आने लगी, इंडियन इकोनॉमी में ऐसा बनने लगा, प्रोडक्शन होने लगी, तब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे हो गए, धीरे धीरे हम देखते हैं टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ चेंज होता चला जा रहा है। 2008 में इन्होंने बोल दिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नॉट येट नोटिफाइड बाय द एमसीए, मीन्स गवर्नमेंट जो हमारी बोल सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी इन्होंने अनाउंस नहीं किया कि नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करने जा रहे हैं। वैसे तो टाइम के अकॉर्डिंग रूल चेंज कर रहे थे, जैसे पहले वैट चल रहा था, अब जीएसटी कर दिया, अभी अकाउंट्स हम इस तरह से मेंटेन करेंगे, तो वो रूल्स टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते चले जाते हैं। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बनाएगी इन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही हमें आगे चलना पड़ता है। कुछ संस्थान हैं जो हमारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, उस बेस पे हमारे आगे चल रही है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन्होंने आपके पास दिखाया, इसके बेनिफिट क्या हैं जो हमें मेन इसमें पढ़ना है कि बेनिफिट क्या होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सबसे पहले अटेन यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग, पूरे के पूरे लेवल में पूरी की पूरी इकोनॉमी में अकाउंट्स का एक ही नॉर्म्स हो, सब लोग एक ही तरह काम करें, उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाई जाती है। आप गवर्नमेंट को पता है कि हम लोगों ने टैक्स इकट्ठा करवाना है, इनकम जिन लोगों की दिखवानी है उनसे इनकम टैक्स इकट्ठा करवाना है, लोगों की बैलेंस शीट बनवानी है, जितनी भी कंपनीज हैं। अब वो गवर्नमेंट बोल दे कि अपने हिसाब से करके ले आओ, तो सब लोग तो पता नहीं क्या क्या करेंगे, बहुत सारे लोग लॉस ही दिखाने वाले हैं, तो रूल एक ही बना दिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सब लोग काम करेंगे, रिपोर्ट जो बनेगी बैलेंस शीट बन के सब लोगों की गवर्नमेंट पर जमा होगी और अपना इनकम टैक्स सब लोग पे करेंगे। एक नॉर्म सेटअप किएंगे इसलिए। सेकंड, इम्प्रूव द क्रेडिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपकी जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी क्रेडिबिलिटी बनी रहेगी, किसी को दिखाएं तो लोग आपकी कंपनी में पैसा लगाने के बारे में सोचें, उसका बेस बना रहे, ताकि ऐसा ना हो कि आप लोग कुछ भी बना के किसी को दे दें। जैसे हम बैंक से लोन ले लें, बैंक से लोन लेने तो बैलेंस शीट मांगते ही मांगते हैं कंपनी वालों से, तो क्रेडिबिलिटी तभी बनती है अगर आपकी कंपनी की बैलेंस शीट वगैरह बन रही होगी तभी, अदरवाइज तो कोई जानेगा ही नहीं कंपनी को। इसलिए भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सब लोग जिन लोगों को भी आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए सब लोग सेटिस्फाइड हो, वो बेस ही ऐसा सेटअप किया। हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं तो सब लोग उसको इजीली बेस पढ़ लेते हैं, एक तरह लायबिलिटी दिखाते हैं, एक तरह एसेट दिखाते हैं, इतना पैसा है और इतना पैसा देना है, उस बेस पे बिजनेस प्रॉपर चलता है, तो सब लोगों को समझ आ जाएगी। आप कुछ और बनाएं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फिर फायदा नहीं होता, इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए कि आप एक ही बेस में काम करें। प्रिवेंट फ्रॉड एंड अकाउंटिंग मैनिपुलेशन, जितने प्रकार के फ्रॉड होते थे बिजनेस
लोग पैसा अपने लिए यूज कर रहे थे, कुछ रिकॉर्ड ही नहीं होता था। पहले जब कुछ था ही नहीं, जब बिजनेस धीरे धीरे स्टार्ट हुए, लोग एक दूसरे से कैसे नहीं चलते, विश्वास होता था। आज किसी को पैसे देते तो लोग अपने आप ही दे जाते हैं। आज के टाइम में क्या है, किसी को पैसे देते तो अपने पैसे मांगने पड़ते हैं। 10 दिन मांगेंगे, 15 दिन मांगेंगे, मान लो 15 बंदों को पैसे दे दिए, 15 में से 15 दिन बाद कोई तो एक ऐसा पर्सन निकलेगा जिसके पैसे आप भूलेंगे, हर बार उसको कॉल करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो जैसे जैसे उधार का काम आ गया, क्रेडिट बढ़ता चला गया, लोग अपना काम देखने लगे, तो फ्रॉड जो होने उन चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए। बेनिफिट टू अकाउंटेंट एंड ऑडिटर, जो बंदे कंपनी में अकाउंटेंट बनेंगे या ऑडिटर बनेंगे उनके बेनिफिट को भी देखा जाता है कि उनको काम करना हो, आसानी से वो काम कर सकते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने होंगे, सब लोग उस रूल्स में काम कर रहे होंगे, रिपोर्ट्स बनाते चले जाएंगे, टाइम के अकॉर्डिंग सब लोगों का डाटा इकट्ठा होगा, जर्नल, लेजर, कैश बुक, लेजर बुक, जो भी हमारे ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट बोल रहा हूँ, ट्रायल बैलेंस है, इसी पे बन जाए। अगर आपने बुक्स बनाई ही नहीं होंगी, रिपोर्ट्स बनाए नहीं होंगे, एंट्री पोस्ट नहीं की होगी, तो डिफिकल्टी किसके लिए आएंगे, अकाउंटेंट के लिए, ऑडिट के लिए। तो कंपनी 1 साल का काम 2-2 साल में भी कंप्लीट नहीं कर पाएगी, तो इन चीज़ों को खत्म करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाएंगे। उसके बाद है डिटरमाइनिंग मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी, मैनेजमेंट टाइम पे आपसे रिपोर्ट ले सके, तो टाइम पे डिसीजन ले सके, अकाउंटेबिलिटी कर सके कि एक्चुअल में हम प्रॉफिट में जा रहे हैं, लॉस में जा रहे हैं, इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाएंगे। अगर लॉस में जा रही हैं तो मैनेजमेंट कुछ ना कुछ क्विक डिसीजन ले सके जब भी मीटिंग रखनी है उससे पहले। रिफॉर्म इन अकाउंटिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिस, टाइम के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग की थ्योरी में और प्रैक्टिस में रिफॉर्म होते रहते हैं, इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए हैं कि अगर कुछ चेंज होगा टाइम के अकॉर्डिंग बंदे को पता लग जाएगा। चेंज ऐसा नहीं करते कि नया ही कुछ आ जाएगा। हम एग्जाम्पल बनाए, अकाउंट जैसे पहले चलता था वैट के सिस्टम में चल रहे थे, गवर्नमेंट ने बोला कि वैट का सिस्टम जीएसटी चलाओ, ऑल ओवर इंडिया वैसे चलेगा, पहले वैट चल रहे थे, तो वो सिस्टम उसी के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। रिफॉर्म होंगे लेकिन किसी को प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन सबके लिए सेम ही रहते हैं। ये थे आपके बेनिफिट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड।